वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो करेंगे वो है एल्केन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सब कर लेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने एल्केन का जो प्रिपरेशन है वो सब कराया था। इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो हेडिंग यहाँ पर जो होगा, हम लोग कर रहे थे एल्केन, और उसका आज जो होगा इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कैसा होता है या किस किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एल्केन, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। तो एक नंबर जो यहाँ पर रिएक्शन, पहला जो रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन मेनली जो करता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करता है। तो एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करता है ये हम लोग देखेंगे। इसका और एक दूसरा नाम भी है, इस रिएक्शन का और एक दूसरा नाम भी है, उसको बोला जाता है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब क्या है? हैलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो हैलोजिनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस को ऑर्गेनिक में एक्स से डिनोट किया जाता है, और एक्स का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जनरली यहाँ पर जो होता है फ्लोरीन नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, इसलिए एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए फ्लोरीन को यहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो हम लोग हैलोजिनेशन में सिंपल, पहला जो एल्केन, जो सिंपलेस्ट एल्केन है वो है मीथेन। उसका जो हैलोजिनेशन है वो हम लोग पहले देखेंगे। तो सपोज़ आपके पास यहाँ पर मीथेन है, तो मीथेन को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे, पर मैं आसानी के लिए मीथेन को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मीथेन है, इसका नाम मीथेन है, ये सिंपलेस्ट एल्केन है। अब इसमें हैलोजिनेशन है तो हैलोजन तो देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या किया आपने? यहाँ पर क्लोरीन दे दिया, Cl2। और यहाँ पर क्लोरीन देने पर सिर्फ नहीं होता, यहाँ पर और एक चीज़ लगता है, वो है Hν। Hν का मतलब क्या है? Hν का मतलब है डिफ्यूज्ड सनलाइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा सनलाइट भी इम्पॉर्टेंट है। डिफ्यूज्ड सनलाइट। अब सनलाइट क्या करता है? क्लोरीन को जो है ये एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिवेट करता है देखिए। यहाँ पर क्लोरीन को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहाँ पर जब सनलाइट पड़ता है तो क्लोरीन का ये बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है। मैं डिटेल मैकेनिज्म बाद में, दूसरा जो वीडियो होगा उसमें मैकेनिज्म मैं पढ़ाऊँगा डिटेल में। तो अभी के लिए ये सिर्फ जान लीजिए, जो क्लोरीन है वो सनलाइट के प्रेजेंस पे एक्टिवेटेड होता है, और यहाँ पर क्लोरीन का जो सिंगल बॉन्ड है वो बीच में से टूट जाता है। तो अगर ये बीच में से टूट गया तो यहाँ पर एक क्लोरीन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? HCl। HCl निकल जाएगा। HCl निकल जाने के बाद यहाँ पर C बचा और 3 H बचा और एक Cl बचा, तो ये जोड़ दो। ऑर्गेनिक में मैंने बोला ही था कि जो निकल गया और जो पड़ा रहा उसमें तुम जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर हो गया C, ऊपर एक H, साइड में यहाँ पर H और नीचे H, और यहाँ पर हो गया Cl। तो ये आ गया हमारा पहला जो कंपाउंड है। 1 मोल क्लोरीन अगर आपको दिया जाए मीथेन के ऊपर या कोई भी एल्केन के ऊपर, मीथेन या ईथेन, कोई भी एल्केन के ऊपर मीथेन ईथेन में से, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आप निकालोगे, एक क्लोरीन को दे दोगे, और यहाँ पर देखिए जहाँ पर हाइड्रोजन पहले था वहाँ पर आ गया है क्लोरीन। जहाँ पर पहले हाइड्रोजन था वहाँ पर, जहाँ पर पहले हाइड्रोजन था यहाँ पर क्लोरीन आ गया है। तो ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। एक के जगह पे दूसरा कोई आ जाए तो उसको सब्स्टिट्यूट करना बोलते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये पहला कंपाउंड तैयार हुआ। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, या इसका दूसरा भी नाम है
मोनोक्लोरो या क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, आप सिर्फ मोनोक्लोरोमीथेन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। मोनो मीन्स एक क्लोरीन है ये, तो मोनोक्लोरोमीथेन। और इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कंडेंस्ड फॉर्मूला CH3Cl होगा। तो ये पहला कंपाउंड हमारा आ गया। अब दूसरा कंपाउंड के लिए ये CH3Cl। अब ऐसा मत सोचना कि क्लोरीन एक बार तो रिएक्ट कर गया उसके बाद रिएक्ट नहीं करेगा। क्लोरीन एक बार सनलाइट से एक्टिवेटेड हो गया तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर जितना टाइम तक हाइड्रोजन अवेलेबल रहेगा उतना टाइम तक रिएक्शन जो होगा। अब हम लोग ये CH3Cl के ऊपर क्लोरीन देंगे और देखेंगे क्या होगा। ये चेन रिएक्शन की तरह रिएक्ट करता है। तो ये आ गया हमारा CH3Cl। सिंपली आपने देखा कि एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा और यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर एक क्लोरीन को ऐड कर देना पड़ेगा। तो CH3Cl के साथ हम लोगों ने क्या किया, फिर से Cl2 दे दिया और HNu दे दिया। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को निकालो तो CH2 हो गया और एक क्लोरीन को दे दो। एक Cl था दूसरा क्लोरीन आ गया तो CH2Cl2। सिंपल चीज़ है, एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, एक क्लोरीन को ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर फिर से वो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के ये HCl बना देगा। तो ये HCl फिर से आ गया। अब CH2Cl2 का नाम क्या होगा, यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन के लिए इसका नाम होगा, ये वो अगर मोनोक्लोरो होगा तो ये डाईक्लोरो मीथेन होगा, क्योंकि एक कार्बन है और ये एल्केन है तो मीथेन होगा। इसका दूसरा एक नाम भी है, ये है मिथिलीन क्लोराइड। वो मिथाइल था, ये मिथिलीन होगा। मिथिलीन मतलब CH2 ग्रुप को मिथिलीन बोला जाता है, मिथिलीन क्लोराइड। तो ये हमारा पहला और दूसरा कंपाउंड जो है ये आ गया। अब हम लोग ये CH2Cl को लेंगे और CH2Cl को लेके देखेंगे कि क्या होगा। तो CH2Cl को हम लोग अब लेंगे तो CH2Cl2 इसको हम लोगों ने लिया, प्लस उसके ऊपर फिर से Cl2 दे दिया और Cl2 दे के उसमें HNu दे दिया। तो अब फिर से एक हाइड्रोजन को निकालो तो CH हो जाएगा, उसमें एक क्लोरीन ऐड कर दो तो Cl2 था Cl3 हो जाएगा और ये HCl करके निकल गया। इसका यहाँ पर 3 क्लोरीन है। 3 क्लोरीन मतलब क्या, ये ट्राईक्लोरो हो जाएगा। ट्राईक्लोरो तो पहले था मोनोक्लोरो, फिर डाईक्लोरो, मतलब एक एक क्लोरीन बढ़ रहा है और एक एक हाइड्रोजन घट रहा है। ट्राईक्लोरोमीथेन। और इसका दूसरा भी नाम है, इसका दूसरा नाम है क्लोरोफॉर्म। अभी क्लोरोफॉर्म पहले एनेस्थेसिया करने के काम में आता था, तो ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3। ये बाद में लगेगा तो इसका स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखिएगा। CHCl3 को फिर से हमने लिया, अभी तक एक हाइड्रोजन इंटैक्ट है। मैंने बोला था जितना देर तक हाइड्रोजन इंटैक्ट रहेगा उतना देर तक रिएक्शन चलता ही रहेगा। हाइड्रोजन एक बार ख़त्म हो गया तो रिएक्शन ख़त्म। HNu, तो यहाँ पर H निकल गया और फिर से Cl एक जोड़ दो तो CCl4 हो गया और यहाँ पर HCl निकल गया। तो यहाँ पर जो होगा CCl4 मतलब टेट्रा, 4 आ गया, 4 क्लोरीन तो टेट्रा क्लोरो, और इसका नाम होगा क्या, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन। और दूसरा क्या नाम होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सॉल्वेंट के रूप में काम आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इंडस्ट्रियल नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हो, टेट्राक्लोरोमीथेन भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख ले एक बार फिर से, तो यहाँ पर पहले था क्या, पहले था मीथेन। मीथेन के ऊपर हमने Cl2 दे दिया। आप कोई भी हैलोजन डाल सकते हो, नॉट नेसेसरी यहाँ पर क्लोरीन ही देना पड़ेगा, आप ब्रोमीन भी दे सकते हो, ऐसा ही होगा। आयोडीन और फ्लोरीन जनरली ऐसे रिएक्ट नहीं करता। आयोडीन के लिए यहाँ पर कैटलिस्ट लगता है और फ्लोरीन बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, वहाँ पर लाइट देने पर काम नहीं होता, लाइट नहीं लगता, वो डार्क में काम करता है। अगर हम लोग ऑर्डर देख ले तो F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2 होगा। मतलब अगर हम लोग फ्लोरीन दे, सबसे फास्ट रिएक्शन फ्लोरीन करेगा। फ्लोरीन डार्क में भी रिएक्शन करता है। क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए सनलाइट लगता है और आयोडीन इतना ही स्लो होता है कि उसके लिए हम लोग अगर कैटलिस्ट नहीं दे तो नहीं होता काम, तो इसके लिए कैटलिस्ट लगता है। तो F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। और यहाँ पर पहले क्या हुआ, CH4 से एक हाइड्रोजन कम हुआ, एक क्लोरीन ऐड हुआ तो CH3Cl, फिर उसके बाद CH2Cl2, फिर उसके बाद CHCl3 और उसके बाद CCl4, ये कम हो गया। अब सपोज आपके पास C2H6 है, तो आपके पास C2H6 मतलब
यहाँ पर 6 हाइड्रोजन होगा, तो 6 हाइड्रोजन में यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, पहले आप अगर एक क्लोरीन दोगे उसके बाद H दोगे, तो ऐसा ही चलता रहेगा। C2H5 कर दो, हाइड्रोजन कम कर दिया मैंने, Cl ऐड कर दिया प्लस HCl, तो हर एक स्टेप में HCl निकल जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, C2H4 कर दो, Cl2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, C2H3 कर दो, Cl3 कर दो। तो ऐसा करके क्या होगा, चेन रिएक्शन की तरह चलता रहेगा। अभी भी 3 हाइड्रोजन है, तो उसके बाद क्या आएगा, C2H2 कर दो, Cl4 कर दो, C2H कर दो, Cl5 कर दो और C2Cl6 कर दो। तो यहाँ पर आ गया क्या, 6 स्ट्रक्चर आ गया, जितना हाइड्रोजन उतना स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यही इंपॉर्टेंट है, तो ये होगा एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन होगा। तो एक्सेप्शन में जो होगा, यहाँ पर सपोज आपके पास CH3 CH2 CH3 होगा, यहाँ पर आपने क्या दिया, Br2 दे दिया और ऊपर नीचे आपको लिख दिया 127 डिग्री सेंटीग्रेड, या H कुछ भी लिख सकता है, तो 127 ये यूजुअल टेम्परेचर होता है यहाँ। अगर ये लिख दे तो आप क्या सोचोगे कि यहाँ पर 3 और 2 है, तो 6 और 2 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन में ऐसा चेन रिएक्शन होगा और 8 स्ट्रक्चर बनेगा। नहीं, यहाँ पर देखो अच्छे से, प्रोपेन से एक चीज़ होता है, प्रोपेन से क्या होता है, प्रोपेन से देखो बीच का जो कार्बन है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और बाकी जो साइड का जो कार्बन है यहाँ पर क्या होगा, 3 हाइड्रोजन है। तो प्रोपेन से ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसा कोई भी हो जाए, सिर्फ प्रोपेन से स्टार्ट करके हर एक जो एल्केन होगा उसमें चेन रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि बीच में ऐसा कम हाइड्रोजन होता है और साइड में ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर 2 ही कंपाउंड बनता है। ऑर्गेनिक में एक सिंपल रूल है, इस सब रूल के बारे में भी हम बाद में सब पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपल रूल है, डिटेल में बाद में मैं सब ही पढ़ाऊँगा। यहाँ पर सिंपल एक रूल है कि ऑर्गेनिक में जहाँ पर कम हाइड्रोजन होगा वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जल्दी होता है, क्योंकि वहाँ पर जो कार्बोकैटायन है, वो कार्बोकैटायन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है जनरेट करता है। तो एक चीज़ याद रखना, लीस्ट हाइड्रोजन जहाँ पर होगा, लीस्ट हाइड्रोजन जहाँ पर होगा ऑर्गेनिक में, सभी रिएक्शन वहाँ पर ही मैक्सिमम होता है और उसको बोला जाता है मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ब्रोमीन क्या होगा, पहला जो ब्रोमीन है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, वहाँ से हाइड्रोजन एक कम कर दो और वहाँ पर एक ऐड कर दो, तो CH3 ये हो गया, CH नीचे हो गया Br और उसके बाद यहाँ पर हो गया CH3। तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो कार्बन है, बीच का जो कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन बाकी 2 कार्बन से कम है। जिसमें कम हाइड्रोजन होगा एल्केन में, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये होगा, इसको बोला जाता है मेजर प्रोडक्ट। अब माइनर प्रोडक्ट किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेजर प्रोडक्ट। अब माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, ब्रोमीन अगर ये साइड में या ये जो साइड है इसमें किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र हो, तब उसको बोला जाता है माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर 2 कंपाउंड बनेगा। मेजर मतलब मैक्सिमम परसेंटेज वही कंपाउंड तुम पाओगे, और माइनर मतलब क्या, ये इसका परसेंटेज जो होगा, परसेंटेज ऑफ यील्ड, ये कम होगा। तो ये CH2 एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया और यहाँ पर ब्रोमीन ऐड कर दिया, तो ये वाला जो हो गया माइनर हो गया। तो सपोज़ तुम्हारे एग्ज़ाम में A+B करके दे दे, तो A+B मतलब मेजर माइनर दोनों ही लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ A लिख दे, B नहीं दे, तो उसका मतलब मेजर लिख के आओगे, माइनर नहीं। तो ये हो जाएगा। प्रोपेन के बाद ब्यूटेन में भी सेम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर मैंने जो बोला, यहाँ पर एक चीज़ जानने का ज़रूरी है, मैंने तो ये बोल दिया कि हैलोजन का जो ऑर्डर है वो F2 ग्रेटर देन Cl2 Br2 I2 ये है। अब यहाँ पर एल्केन का भी एक ऑर्डर है, एल्केन का भी हाइड्रोजन निकलने का एक ऑर्डर है, वो है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, 3 डिग्री जो होगा उसका हाइड्रोजन निकलने का या सब्स्टिट्यूट करने का बहुत चांस बहुत ज़्यादा होगा। तो सपोज़ आपके पास यहाँ पर ऐसा कुछ चीज़ है, यहाँ पर तीनों जो दिक है, यहाँ पर तीनों साइड पे हम लोगों ने CH3 डाल दिया।
तो ये वाला हो गया 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब क्या, जहाँ पर कार्बन के चारों ओर ऐसा 3 एल्काइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, वो 3 डिग्री होता है। तो 3 डिग्री में अगर दोगे ये बहुत फास्टर होगा देन 2 या 1 डिग्री या मिथाइल। तो मतलब मिथाइल में सबसे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्लो होता है। फ्लोरीन बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। अगर आप आयोडीन ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वहाँ पर आयोडीन दे सकते हो, पर कैटलिस्ट वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंटली ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो है कंबशन रिएक्शन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या बहुत सारा जगह पे लगता है ये ऑर्गेनिक का जो कंबशन रिएक्शन है। तो इसका एक जनरल फार्मूला है, वो आप अगर याद रखोगे तो इजीली हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या है, कोई भी एल्केन का एक जनरल फार्मूला होता है। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। ये बहुत आसान है। कंबशन का मतलब है कोई भी कंपाउंड को ऑक्सीजन में बर्न करना। अगर ऑक्सीजन में बर्न कर दोगे तो उसको बोला जाता है कंबशन। अब अगर ऑक्सीजन में कोई भी हाइड्रोकार्बन को तुम बर्न करोगे, बर्न आउट करने पर वहाँ पर CO2 और H2O ही निकलता है। तो यहाँ पर एक जनरल फार्मूला है CnH2n+2 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 O2। यहाँ पर तैयार होगा NCO2 प्लस N+1 H2O। अब ये N क्या है, N मतलब कार्बन नंबर। अगर मीथ हो तो ये तो आप जानते हो, मीथ हो इक्वल टू N इक्वल टू 1 होगा क्योंकि एक ही कार्बन होता है। अगर इथेन होगा तो N इक्वल टू 2 होगा। अगर प्रोपेन होगा तो N इक्वल टू 3 होगा। तो ऐसा करके हम लोग बोल सकते कि N मतलब क्या, कितना एल्केन में कार्बन है वो डिजिग्नेट करता है। तो सपोज आपके पास आपको बोल दिया कि इथेन का जो कंबशन रिएक्शन है वो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मैंने दिखाया था यहाँ पर क्या बिठा दोगे आप, यहाँ पर बिठा दोगे N इक्वल टू 2 बिठा दोगे। तो N इक्वल टू 2 अगर आप बिठा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, Cn मतलब C2 और H2n+2 मतलब क्या, C2 और N के जगह पे 2 बिठा दो तो C2H6 आ गया। यहाँ पर आ गया C2H6 प्लस, अब यहाँ पर C2H6 के बाद हम लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 O2 है। तो इनके जगह पे 2 बिठाना पड़ेगा क्योंकि ये ईथेन के बारे में पूछा है, ईथेन के बारे में। तो इनकी जगह पे हम लोग यहाँ पर 2 बिठा देते हैं। तो 3 × 2 + 1 मतलब कि 7/2 O2 आ गया। NCO2 आ गया मतलब क्या, 2 CO2 आ गया। और N+1 H2O मतलब क्या, 3 H2O आ गया। और ये बीच में एक प्लस साइन मैंने दे दिया। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन तुम लोगों ने कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ऑक्टेन बोल दे, ब्यूटेन बोल दे, कोई भी चीज़ बोल दे, आप ऐसे ही निकाल सकते हो अगर ये जनरल इक्वेशन आप याद रखो तो। अब ये तो होता है जहाँ पर ऑक्सीजन में किसी भी चीज़ को बर्न आउट करने पर CO2 और H2O निकलता है, तो इसको बोला जाता है क्या, कंप्लीट कंबशन। इसको बोला जाता है कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या है, जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अपने ऑक्सीजन डाल दिया, ऑक्सीजन में CO2 और H2O प्रोडक्शन हो गया, तो ये कंप्लीट कंबशन। अगर इनकम्प्लीट कंबशन बोल दे तो उसमें सिर्फ कार्बन और H2O प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन अगर बोल दे ऐसे, इनकम्प्लीट कंबशन अगर बोल दे तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और H2O प्रोडक्शन होगा, कार्बन और H2O प्रोडक्शन होगा। तो कैसे प्रोडक्शन होगा, सपोज आपके पास CH4 है और इसमें आपने ऑक्सीजन दे दिया, तो ऑक्सीजन देने पर यहाँ पर क्या होगा, कार्बन प्लस H2O ऐसा आपने लिख दिया। अब इसका बैलेंस का सिंपल एक रूल है, जहाँ पर लेफ्ट साइड में जितना कार्बन है उतना ही कार्बन राइट साइड में दे दो। तो यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन है, तो यहाँ पर कुछ देने की ज़रूरत नहीं। हाइड्रोजन जितना होगा लेफ्ट साइड में उसका आधा हाइड्रोजन राइट साइड में दे दो, मैंने 2 दे दिया।
अब राइट साइड में ऑक्सीजन को गिनो, ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये बैलेंस हो गया। तो ऐसा करके तुम कोई भी चीज़ को बैलेंस कर सकते हो। सपोज आपके पास C2H6 है, आपको इनकम्प्लीट कंबशन करना है, ये कंप्लीट में भी कर सकते हो, सेम ही लॉजिकल लगेगा। वो फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा तो ये इससे आप निकल सकते हो। तो यहाँ पर C+H2 आपने डाल दिया। अब कार्बन 2 है तो यहाँ पर लेफ्ट में जितना कार्बन राइट में उतना कार्बन दे दो, तो मैंने 2 दे दिया। हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पर आधा हाइड्रोजन देना पड़ेगा, 3 दे दिया मैंने। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन होगा तो 3 ऑक्सीजन का मतलब 3/2 हो जाएगा, 3/2 × 2 तो मतलब 3 आ जाएगा। तो 3H2O है तो यहाँ पर 3 मैंने दे दिया। तो ये तो हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया इनकम्प्लीट कंबशन। अब नेक्स्ट 3 नंबर जो रिएक्शन है उसमें हम लोग चले जाते हैं एल्केन। 3 एल्केन का 3 नंबर रिएक्शन। अब 3 नंबर रिएक्शन जो है वो है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर कैटलिस्ट तुम दोगे और वो कोई पर्टिकुलर कंपाउंड ही बनाएगा। जैसे एक नंबर, एक नहीं, यहाँ पर एक कर देता हूँ मैं। सपोज आपके पास CH4 है और आपने यहाँ पर क्या दे दिया, O2 दे दिया। यहाँ पर आपने दे दिया कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में भी दे सकता है, और यहाँ पर 100 ATM आपने प्रेशर दे दिया। तो यहाँ पर क्या तैयार होगा, कॉपर जहाँ पर भी होगा, कोई भी एल्केन के ऊपर अगर कॉपर दे दे तो यहाँ पर एल्कोहल तैयार होगा, CH3OH तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए CH4 है एक कार्बन, तो एक कार्बन वाला ही अल्कोहल हो गया, ये हो गया मिथानॉल। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कॉपर इज अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम एल्केन, ये हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। आपको ऐसा हुआ कि आपको C2H6 दे दिया, C2H6 मतलब इथेन दे दिया, तो यही पैटर्न आप फॉलो करोगे। यहाँ पर O2 लिख दोगे, O2 के बाद यहाँ पर कॉपर दे दिया और 300 दे दिया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपको यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर 2 कार्बन का अल्कोहल कौन सा होता है, C2H5OH मतलब इथानॉल। तो ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल जो है C2H5OH, ये तैयार हो जाएगा 2 मोल, तो ये इथानॉल तैयार हो गया। तो ऐसे आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इसको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन या इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी आप बोल सकते हो, आप यहाँ पर इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर कैटालिस्ट यूज होता है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ये भी आप बोल सकते हो। ए हो गया। अब बी में हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए तो कॉपर देख लिया, एल्डिहाइड प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। सपोज आपके पास CH4 है, इसके बाद आपने इसमें O2 दे दिया। अब यहाँ पर मोलिब्डेनम ऑक्साइड दे दो, MO2O3, ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, हीट कर दो तो यहाँ पर एल्डिहाइड हो जाएगा। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड, प्लस यहाँ पर H2O। इसको आप मिथानॉल भी बोल सकते हो, या इसको आप फॉर्मल्डिहाइड भी बोल सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड भी आप बोल सकते हो। इसका जो 40% सॉल्यूशन होता है उसको फॉर्मेलिन बोला जाता है, बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेन होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ पर C2H6 दे दे, तो C2H6 देने पर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड CH3CHO ये तैयार होगा। अब एल्डिहाइड के लिए स्पेसिफिक है तो ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड। एसिड के लिए कौन सा स्पेसिफिक है, अगर आपको एल्केन से एसिड बनाना है तो वहाँ पर मैंगनीज एसीटेट यूज होता है। यहाँ पर ये यूज होता है CH3COO होल टू Mn, और यहाँ पर हीट दे दिया हमने, तो यहाँ पर एक कार्बन वाला जो एसिड है HCOOH वो यूज होगा। प्लस यहाँ पर 2H2O, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, ये
यहाँ पर इथेन देना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, इथेन देना पड़ेगा CH3 प्लस यहाँ पर 3O2। आप O2 को एडजस्ट करके लगा सकते हो, नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही पैटर्न आपको देना पड़ेगा। मीथेन से फॉर्मिक एसिड आएगा तो CH3COO2Mn, ये आ जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 2H2O यहाँ पर आ गया। तो एसिटिक एसिड आ गया और 2H2O यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा हो गया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। जेनरली ये तो इसका मतलब क्या होता है, कॉपर इज स्पेसिफिक फॉर अल्कोहल, molybdenum oxide MO2O3 is specific for aldehyde and CH3COO2Mn इसका मतलब है मैंगनीज एसीटेट, ये स्पेसिफिक फॉर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर कॉपर दोगे अल्कोहल होगा एल्केन से, मोलिब्डेनम ऑक्साइड पर एल्डिहाइड, CH3COO2Mn पर एसिड तैयार होगा। अब यहाँ पर आपको सपोज कोई 3 डिग्री दे दे, 3 डिग्री एल्केन दे दे और वहाँ पर आपको अल्कोहल करना है, तो वहाँ पर कॉपर बहुत अच्छे से काम नहीं करता। फॉर 3 डिग्री कॉपर छोटा छोटा कंपाउंड में ही काम करता है। फॉर 3 डिग्री में कॉपर नहीं काम करता। सपोज आपको CH3 और यहाँ पर CH दे दिया, ये 3 डिग्री एक एल्केन होगा, ये 3 डिग्री एल्केन होगा, तो यहाँ पर दे दिया आपको। इसमें कॉपर नहीं काम करता, इसको अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है तो इसमें KMnO4 देना पड़ेगा। KMnO4 देने पर क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन का सिंबल है, ये देने पर ये अल्कोहल तैयार हो जाएगा। तो ये 3 डिग्री के ऊपर कॉपर नहीं काम करता, कॉपर मत दीजिएगा, कॉपर सिर्फ छोटा कंपाउंड पे दीजिएगा। बड़ा अगर कंपाउंड होगा तो उसमें ये दे सकते हो। इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या आपको इसको टी ब्यूटाइल अल्कोहल भी लिख सकते हो, ये इंडस्ट्रियल नेम है टी ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये 2-मिथाइल प्रोपान 2 ऑल भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट इस वीडियो में लास्ट जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे वो है रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम, पानी के साथ रिएक्शन, मीथेन का पानी के साथ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। ये मीथेन के साथ ही होता है। आपने यहाँ पर H2O पास करा दिया, H2O का मतलब क्या होगा, यहाँ पर स्टीम होगा, ये आपने पास करा दिया। तो यहाँ पर पास कराने पर क्या होगा, CO प्लस 3H2। और यहाँ पर थोड़ा निकेल का जो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट के रूप में निकेल लगता है। और ये आप समझ लीजिए कि CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन को बोला जाता है वाटर गैस, वाटर गैस। तो हम लोग वाटर गैस ऐसे प्रोडक्शन किया जा सकता है। वाटर गैस से भी मीथेन आप बना सकते हो, पर वो दूसरा मेथड है, वो बाद में आप देखोगे। और यहाँ पर हीट जो लगता है वो 1273 केल्विन के आसपास यहाँ पर लगता है। और यहाँ पर निकेल जो है ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये सब रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो एल्केन का था वो हमने देखा। इसका दूसरा भी पार्ट आएगा, उसमें हम लोग बाकी का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिएक्शन है वो सब देखेंगे। तब तक आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और चैनल में अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करना भी मत भूलिए, ताकि जल्दी से जल्दी मैं इसका दूसरा जो पार्ट है ये ला सकूं। थैंक यू।